शुरू करती हूँ उस माबूद के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। गुज़िश्ता वीडियो में हमने चैप्टर 1 का पार्ट 1.1 प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बारे में तफसील से समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1.2 इब्तिदाई ज़राए और उनकी नौइयत, अर्ली सोर्सेस एंड देयर नेचर के ताल्लुक से तफसीली तौर पर समझेंगे। इब्तिदाई ज़राए और उनकी नौइयत, अर्ली सोर्सेज एंड देयर नेचर को आसानी से समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में तकसीम करते हैं। प्री हिस्ट्री के खाने में बाक़ियात, फॉसिल्स, फ़न्नी हक़ाइक़, आर्टिफैक्ट्स, गार की मुसव्वरी, केव पेंटिंग्स और संगे कला मेगालिथ्स को रखते हैं। और प्रोटो हिस्ट्री के खाने में फ़न्नी हक़ाइक़, आर्टिफैक्ट्स, तहरीरें, राइटिंग्स, कदीम मकबरे, एंशिएंट टोम्ब्स और मजहबी खंडरात, रेलिक्स को रखते हैं। अब इन्हें हम एक एक करके समझ लेते हैं। बाक़ियात, फॉसिल्स। अंग्रेजी का लफ्ज़ फॉसिल लातीनी लफ्ज़ फॉसिलिस से लिया गया है, जिसके मायने खुदाई के जरिया हासिल किया गया है। फॉसिल या बाक़ियात किसे कहते हैं? जमीन की तह में बरसा बरस कब्ल दफन हो जाने वाले हैवानात, नबातात और दूसरे जानदारों के ढांचे जो खुदाई के दौरान किसी हद तक महफूज शुदा हालत में मिल जाते हैं, उनको बाक़ियात फॉसिल कहा जाता है। इस इल्म को पैलियोंटोलॉजी और इस इल्म के माहिर को पैलियोंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। बाक़ियात 10,000 साल पुराने भी हो सकते हैं या उनकी मुद्दत 3.5 करोड़ बरस की भी हो सकती है। उनकी सही मुद्दत का अंदाजा रेडियो मुहर्रिकात और कार्बनाई अमल से मालूम किया जाता है। दुनिया का सबसे पहला हैवान कौन है? दुनिया का सबसे पहला हैवान डायनासोर को तस्लीम किया जाता है। इस बात की जानकारी सूबा बलूचिस्तान के जिला बरखान से खुदाई के दरमियान हासिल होने वाले बाक़ियात से मिली है। ये बाक़ियात टाइरोनोमार्स रेक्स जात के डायनासोर की थी, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चीन के जू चेंग नामी शहर के करीब एक गांव में डायनासोर के मुख्तलिफ बाक़ियात मिले हैं। इस बुनियाद पर इसे डायनासोर का गांव कहा गया है। हैवान के बाद अब हम दुनिया के सबसे पहले इंसान की तलाश के बारे में जानेंगे। तलाश करने वाले हजरात की एक बड़ी जमात इंसान का पहला नुमाइंदा प्रोकॉन्सल की दरियाफ्त के लिए दुनिया के बेशतर मकामात की खुदाई में मसरूफ है। जॉन हॉक्स के मुताबिक हर कोई सबकत ले जाने में मसरूफ है। माक़ब्ल तवारीख के अदवार में साइंसी तहकीक के मुताबिक मुख्तलिफ नौइयत और किस्म के बाक़ियात मिले हैं, ताहम आला मखलूक की कड़ी तलाश करने में कामयाबी नहीं मिली है। उनकी कोशिशें तसलसल का शिकार हैं। वो कभी लंगूर तो कभी चिंपैंजी को इंसान का पहला नुमाइंदा या जद्दे अमजद करार देते हैं। चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा है, वो खुद भी अपने नजरिया इर्तिका थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से मुत्तफिक नहीं है। उन्होंने द डिसेंट ऑफ मैन में लिखा है कि इट वुड बी इम्पॉसिबल टू फिक्स any definite point when the term man ought to be used. 1924 ईस्वी में रेमंड डार्ट ने अफ्रीका के
टांग नामी मकाम पर इंसानी खोपड़ी और दांत वगैरह के बाकियात की तलाश की। इस बाकियाती नमूने को ऑस्ट्रालोपिथेकस का नाम दिया गया है। इसकी खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये भी हम जान लें। ये पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था, लंबाई 4 फीट थी, हाथ लंबे और सर छोटा था, दरख्तों पर चढ़ने और इब्तिदाई हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत थी। 1932 ईस्वी में एल्विन साइमन को पंजाब के शिवालिक पहाड़ के पास खुदाई में खोपड़ी का बालाई जबड़ा और दांत हासिल हुआ। इस नमूने को रामापिथेकस का नाम दिया गया। इसे तकरीबन 14 करोड़ बरस कदीम माना गया। इसे पहला इंसान मान लिया गया। लेकिन 1976-77 ईस्वी में जबड़े का मुकम्मल नमूना हासिल होने के बाद ये राज खुलकर सामने आया कि ये इंसान नहीं, एप से मुकम्मल मुशाबहत रखता है, इसलिए इसे इंसानी नमूना तस्लीम नहीं किया जा सकता है। इसकी खुसूसियात क्या हैं, ये जान लें। इसकी लंबाई 3.5 फीट थी, दरख्तों पर जिंदगी गुजारता था। इसके अलावा मजीद मालूमात हासिल नहीं हुई हैं। 1960 ईस्वी में लुई एंड मैरी लिकी ने एक साथ मिलकर अफ्रीका के तंजानिया में ओल्डुआई गॉर्ज में इंसानी बाकियात के कुछ हिस्से, खोपड़ी, कूल्हे की हड्डी और हाथ व पांव की हड्डियां दरियाफ्त की। इस नमूने को अफ्रीकी खित्ता जिंज की मुनासबत से जिनजैन रोपस का नाम दिया गया। कार्बनाई अमल के मुताबिक ये 1.25 करोड़ बरस कदीम का माना गया। इसे होमो इरेक्टस के इंसानी नस्ल का बाकियात तस्लीम किया गया। इस तरह माहिर बाकियात ने कदीम इंसान की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश की है। खुदाई में हासिल बाकियात की बुनियाद पर इंसान के जद्द अमजद की तलाश का सिलसिला अब भी जारी है। अब हम फनी हकायक, आर्टिफैक्ट्स के बारे में जान लें। पत्थर के कदीम दौर से जदीद दौर के मुख्तलिफ नौइयत और इक़साम के पत्थर के टुकड़े और दीगर चीजें जिनकी शक्ल और बनावट वक्त की तब्दीली के साथ बतदरीज तब्दील होती रही, वो सब इब्तिदाई आर्टिफैक्ट्स के ज़मरे में आते हैं। पैलियोलिथिक एज में इंसान ने हैंड एक्स, चॉपर, क्लेवर और स्फेरॉइड का इस्तेमाल शुरू किया। हिंदुस्तान में इस तरह के औजार कश्मीर, पंजाब, राजस्थान का दोआबा, नर्मदा नदी का साहिली इलाका, नंगभद्रा नदी का जुनूबी इलाका के अलावा भीमबेटका के गारों में पाए गए हैं। भीमबेटका में 2 और चीजें, पत्थर के गोले और फ्लेक्स भी पाए गए हैं। पत्थर के दरमियानी दौर में इंसान ने जानवरों के जिस्म से चमड़ा निकालने के लिए स्क्रैपर और ब्लेड का इस्तेमाल शुरू किया। इसके अलावा शिकार को दूर से फेंककर मारने के लिए नेज़े का भी इस्तेमाल किया करते थे। पत्थर के जदीद दौर न्यूलिथिक एज में इंसानों ने लकड़ी, हड्डी और पत्थर, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल शुरू किया। इसमें अंडे की शक्ल वाली कुल्हाड़ी या फिर नोकीले पत्थर वाली कुल्हाड़ी, चमड़े में या दूसरी चीजों में सुराख करने के लिए औजार का इस्तेमाल शुरू किया, जिसे हम सावल या छेनी वगैरह का नाम
दे सकते हैं। आइए अब हम केव पेंटिंग्स के ताल्लुक से जानते हैं। गार की मुसव्विरी किसे कहते हैं? हिंदुस्तान और दुनिया के दीगर मकामात पर पहाड़ के गारों में रहने वाले इंसानों ने गार की दीवार और अंदरूनी छत पर कुंदा करके आयरन ऑक्साइड, चारकोल या फिर उस तरह की दूसरी रंगीन चीजों की मदद से रंगीन तस्वीरें बनाईं, जिन्हें हम केव पेंटिंग कहते हैं। इब्तिदाई इंसानों ने गारों में ये तस्वीरें क्यों बनाईं? ये सवाल एक मुअम्मा है। मौरिकीन ने अपनी सोच के मुताबिक राय दी हैं। कोई शिकार से पहले किसी देवता की पूजा के लिए तस्वीर बनाने की बात करते हैं, तो किसी का कहना है कि इंसान ने गार की दीवारों को सजाने के लिए ये तस्वीरें बनाई हैं। किसी का कहना है कि इंसान ने अपनी बहादुरी और कारनामे का जिक्र करने के लिए ये तस्वीरें बनाई होंगी। बहरहाल हकीकत कुछ भी हो, ये तमाम राय इंसानी फितरत से मुताबिकत रखती हैं। हिंदुस्तान में गार की नक्शोनिगारी की शहादतें मध्य प्रदेश के भीमबेटका, बिहार में नवादा के नजदीक कैमूर की पहाड़ी में पाई गई हैं। हिंदुस्तान से बाहर गार की नक्शोनिगारी की शहादतें शुमाली स्पेन के अल्तामीरा, फ्रांस के लेस्कॉक्स और चौवेट के गार में पाई गई हैं। ये सब के पेंटिंग इब्तिदाई तारीख के ज़मरे में आते हैं। आए अब हम संगे कला, बड़ा पत्थर, मेगालिथ्स के बारे में जान लें। मेगालिथ एक यूनानी ग्रीक लफ्ज है जो दो लफ्ज मेगा और लिथ से मिलकर बना है। इसके मायने बड़ा पत्थर हैं। माक़ब्ल तारीख यानी प्री हिस्ट्री और उसके बाद के ज़माने में तामीरी काम के लिए बड़ी बड़ी चट्टानों का इस्तेमाल किया जाता था। उन चट्टानों के जरिया पनाहगाहों, मजहबी मकामात, यादगारों और अक्सर मकबरे तामीर किए जाते थे। यूरोप में मिस्र के एहराम से भी कदीम यादगारें मौजूद हैं जो उन बड़े पत्थरों से बनाए गए हैं। उन बड़े पत्थरों की तहजीब दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर देखने को मिलती है। बनावट के एतबार से उनकी मुख्तलिफ किस्में हैं, जैसे बिहार के रोहतास में मेनहिर, हिंदुस्तान के जुनूबी इलाका में पाए गए डॉलमेन और शुमाल में बुरज़ाहोम में पाए गए सिस्ट। हमारे हिंदुस्तान में दक्षिण से शुमाल तक इस तहजीब की मिसालें मौजूद हैं, जिसे आपको स्क्रीन पर हिंदुस्तान के नक्शे में दिखाया जा रहा है। अब तक हमने प्री हिस्ट्री के सोर्सेज और उनके नेचर के बारे में समझा। अब हम प्रोटो हिस्ट्री के सोर्सेज और उनके नेचर को जानेंगे। फनी हकायक, आर्टिफैक्ट्स। तांबा पत्थर के दौर से लेकर लोहे का दौर के आगाज तक की तारीख भी फनी हकायक की बुनियाद पर मुरतब की गई है। ये वो जमाना था जब इंसान पहाड़ और जंगल से निकलकर मुहज़्ज़ब समाजी जिंदगी गुजारने लगा था। रिहाइश के लिए मकानात, खाने के लिए बर्तन, खेती के लिए जानवरों को सिधाना और पालना वगैरह शुरू कर चुका था। हिंदुस्तान में आहर, जुर्वे और इनाम तहजीब की शुरुआत हो चुकी थी। खुदवाइयों में हमें जो हथियार, बर्तन, जेवरात और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें मिली हैं, वो इब्तिदाई तारीख के अहम जराए हैं। तहरीरें, राइटिंग्स। अब तक की तहकीक के मुताबिक
तकरीबन 3400 कब्ल मसीह में मेसोपोटामिया मौजूदा इराक में लिखने की शुरुआत हुई। उसके बाद मिस्र में गालिबन 3200 कब्ल मसीह में, 2600 कब्ल मसीह में वादी सिंध में, 1300 कब्ल मसीह में चीन में, 900 और 600 कब्ल मसीह के दौरान मेसोमरिका और न जाने कब पोलिनेशिया में तहरीर की इब्तिदा हुई। इन तमाम तहजीबों में वादी सिंध और पोलिनेशिया की तहजीब को छोड़कर दुनिया की तमाम तहजीबी तहरीर को पढ़ने में कामयाबी हासिल हो चुकी है। माहिरीन इन तहरीरों के मफहूम अदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वादी सिंध के चंद तहरीरी नमूने को पढ़ने में कामयाबी मिल चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि इन तहरीरों के मफहूम समझने के बाद तारीख में एक नई तब्दीली पैदा हो सकती है। कदीम मकबरे एंशिएंट टॉम्ब्स के बारे में भी जान लें। पत्थर के जदीद दौर या अबूरी दौर से इंसानों के दफन किए जाने का सबूत मिलता है। जब ये इमारत बनाने के फन से वाकिफ नहीं थे तो बड़ी बड़ी चट्टानों या फिर छोटे छोटे टुकड़ों की मदद से कब्र बना लिया करते थे और मुर्दे को इसके अंदर रखकर अच्छी तरह से ढांप दिया करते थे। इसकी मिसालें जॉर्डन की शगाफदार वादी से लेकर गोलान की पहाड़ियों में और हिंदुस्तान के महाराष्ट्र, कश्मीर के बुरज़ाहोम और दक्कन के बाज़ मकामात पर मिलती हैं। मिस्र में आम लोगों को मस्तबा और शाही खानदान वालों को पिरामिड में दफन किया जाता था। काहिरा के नजदीक फिरौन के बहुत सारे मकबरे पाए गए हैं, जिनके खोलने से ये जाहिर हुआ कि दफन के वक्त उनकी आसाइशे जिंदगी के साजो सामान उनके साथ रख दिए जाते थे और उनका मकबरा निहायत कुशादा और दीदाजेब बनाया जाता था। यूनान के माइकेनियन वालों के यहाँ भी मुर्दे के साथ तहाइफ और एक तलवार के दफन करने का निजाम राइज था, जैसा कि उनके मकबरा थोलोस की दरियाफ्त से जाहिर होता है। उर की खुदाई के दौरान जनाब लियोनार्ड को जो मकबरा मिला उसमें सोने के काम किए हुए थे और एक मकबरे में 6 गार्ड और 68 खादमाओं की लाश पाई गई है। शायद मलका की आसाइश का ख्याल रखकर उनको भी दफन कर दिया गया होगा। मजहबी खंडरात रेलिक्स। इंसान जब किसी फितरी ताकत से मुतासिर होने लगा तो कहीं उसके खौफ से तो कहीं उससे वालेहाना लगाव के सबब उसकी परस्तिश करने लगा। दुनिया के अलग अलग मकामात में इबादत के लिए इमारतें तामीर की जाने लगीं। वक्त की गर्दिश ने उन इब्तिदाई इमारतों को जमीन में दफन कर दिया, जिसे माहिर असरियात ने खुदाई के जरिया उनके हकायक हम तक पहुंचाए, जिसकी बुनियाद पर इब्तिदाई तारीख मुरत्तब की गई। सुमेर, बाबिल, अक्काद, असीर तहजीब के लोगों ने मकामी मजहब के एतबार से इमारतें तामीर की, जो मजमूई तौर पर जिगरत कहलाया। जिगरत से मुराद जन्नत की पहाड़ी, हिल ऑफ द पैराडाइज है। ये जिगरत रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ओवल और ट्रायंगुलर हुआ करती थी। इराक में नसरिया के नजदीक खुदाई में पाए जाने वाले जिगरत को अजीम माना जाता है। इसकी तलाश लियोनार्ड वुले ने 1920 ईस्वी में की थी। ये जिगरत 6ठी सदी कब्ल मसीह या उससे भी कदीम है। इसके साथ ही चैप्टर 1 का पार्ट 1.2 यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया है। जल्द ही मैं अपने एक नए वीडियो
فارمز آف ریکارڈڈ ہسٹری کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گی. تب تک آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں. سروسمی کو اجازت. خالق کائنات ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.